Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi. This is 10th lecture for class 12th NCERT part 1. In last 9 lectures we had discussed about the functions, type of relations and how to compose a new function from two existing functions. Here we had seen the classification of a set in equivalence classes, and these exercises, let us move to the topic from where we have to start. And before starting any new topic, we must go for a brief recap of whatever we had discussed earlier. That is now 1.2 exercise. This is based on the type of functions, composition of functions and invertible functions is the topic we are dealing with now. This is section 1.4, and see, we had already discussed up till example 15. Now let's start with example 16. Find g of fx. G of f means g of fx, and f of g. F of g is f of gx. If f is related from f is such that f is the function, you see the notation, f is the function from R to R, means domain set is set of all real numbers and codomain is also set of all real numbers. Another function is g, that is also from R to R, that is domain set is set of real numbers and codomain set is also set of real numbers. And here is the definition of those two sets. Fx is equal to cos x and gx is equal to 3x square. Show that gx is not equal to fx. Now this is the question. क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो fx और gx की डेफिनेशन को देखें तो क्या दिया हुआ है, fx is equal to cos x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंड gx is equal to 3x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन में क्वाड्रेटिक फंक्शन है और मोनोमियल है, एक सिंगल टर्म है यहाँ पे. तो अभी शो करना है हमें कि g ऑफ fx जो होगा वो f ऑफ gx के बराबर नहीं होगा. तो अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. देखो, इसको डिस्कस करने से पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि g ऑफ fx क्या है, हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था. इसी प्रकार से f ऑफ gx क्या होता है, इसे भी यहाँ समझने की जरूरत है. तो जब आप g ऑफ fx ले रहे थे पिछले एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं तो सेट A में जो x था उसको सेट C से रिलेट किया जा रहा था. यहाँ पे आप g ऑफ fx में x क्या था, डोमेन सेट क्या था, ये वाला था. जैसे ही आप f ऑफ gx निकालेंगे तो अब C जो है, C सेट डोमेन हो जाएगा और A सेट कोडोमेन हो जाएगा. आप ध्यान से देखें, अगर इस रिलेशन g ऑफ f को अगर हम लोग लेते हैं तो आप एरो के डायरेक्शन से देख सकते हैं कि A सेट डोमेन बिहेव कर रहा था और C सेट कोडोमेन बिहेव कर रहा था. जैसे ही आप f ऑफ gx निकालेंगे तो C सेट डोमेन बिहेव करेगा और A सेट कोडोमेन बिहेव करेगा. ध्यान देंगे यहाँ g ऑफ fx और f ऑफ gx में क्या अंतर है, ये भी ध्यान से समझेंगे. एग्जाम्पल 16 में आप देखें तो जब आप बोलते हैं g ऑफ fx तो ध्यान दीजिए कि ये वाला सेट डोमेन बिहेव करेगा और यहाँ पे ये वाला सेट कोडोमेन. अगर आप पिछले एग्जाम्पल को रेफर करें तो ये सेट A था, यहाँ पे B था,
यहाँ पे b था और यहाँ पे c था। तो fx के लिए डोमेन और कोडोमेन ध्यान दें, fx के लिए जो कोडोमेन था gx के लिए वो डोमेन सेट है। तो ये बात ध्यान देने वाली है जब आप gx निकाल रहे हैं, g ऑफ fx निकाल रहे हैं। जब आप f ऑफ gx निकालेंगे तो gx फंक्शन का जो डोमेन होगा वह तो डोमेन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये कोडोमेन है ये डोमेन बिहेव करेगा और ये डोमेन बिहेव करेगा और ये कोडोमेन बिहेव करेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, रिलेशन रिवर्स होगा। और यहीं से हम लोग इस एग्जाम्पल के बाद इन्वर्टेबल फंक्शन पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि यहाँ इन्वर्टेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो देखते हैं, वी हैव g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fx रिटन लाइक दिस। गॉफ को हम ऐसे लिखते हैं, नाउ दैट इज इक्वल टू g ऑफ cos x। अब देखिए ये कहाँ से आया, fx क्या है, आप देखिए यहाँ डेफिनेशन क्या है fx में, fx फंक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ g ऑफ fx में सिंपली fx की जगह हमने क्या रख दिया, cos x रख दिया। यहाँ से ये डेफिनेशन देखिए fx का, तो fx इज इक्वल टू यानी fx cos x के बराबर है। तो जहाँ भी fx लिखा गया है वहाँ cos x लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो g ऑफ fx में fx लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह cos x हम लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू, अब देखिए g ऑफ cos x क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे g ऑफ x क्या है, ध्यान दीजिए g ऑफ x क्या है, 3x स्क्वायर। यानी कि अगर हम g ऑफ 2 निकालते, मान लीजिए x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो g ऑफ 2 क्या होता, 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता। x की वैल्यू जो यहाँ पे रखेंगे वही वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो यदि हम g ऑफ 3 निकालते तो यहाँ 3 इंटू 3 का स्क्वायर लिखते। यदि हम यहाँ g ऑफ 5 निकालते यानी x की वैल्यू 5 लेते तो gx की वैल्यू क्या होती, 3 इंटू 5 का स्क्वायर होती। तो अब यहाँ पर आप देखिए g ऑफ cos x अगर है, यहाँ हम x की जगह cos x रखते हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ 3 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर रख दिया गया। g ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया, थ्राइस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया आपका क्या, g ऑफ एफ एक्स आ गया। फाइनली हम लोग g ऑफ एफ एक्स को वर्कआउट करके क्या निकाले, 3 कॉस स्क्वायर एक्स आया। सिमिलरली अब f ऑफ gx निकालेंगे, तो f ऑफ gx का मतलब क्या हुआ, f ऑफ gx। अब देखिए ब्रैकेट में जहां gx लिखा गया है तो gx की जगह हम 3x स्क्वायर लिख सकते हैं एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन gx। तो इस gx को हटा के इक्वल टू अगले स्टेप में लिख दिया गया f ऑफ 3x स्क्वायर रख दिया गया, gx की जगह 3x स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब देखिए f ऑफ x क्या है, ध्यान दीजिए f ऑफ x क्या है, cos x है। f ऑफ 2 क्या होगा, cos 2 होगा। f ऑफ अल्फा क्या होगा, cos अल्फा होगा। f ऑफ बीटा क्या होगा, cos बीटा होगा। तो f ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा, f ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे cos ऑफ 3x स्क्वायर। यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 3x स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी 3x स्क्वायर हो जाएगा। यही काम यहाँ किया गया है। अगले स्टेप में f ऑफ 3x स्क्वायर क्या हो गया, cos ऑफ 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये निकल गया f ऑफ gx, और g ऑफ fx ऑलरेडी हम लोग यहाँ निकाल चुके थे। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। 3 cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू cos ऑफ 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos ऑफ 3x स्क्वायर, इसे जरा ध्यान से समझेंगे, जब भी हम cos साइन या tan निकालते हैं तो किसी एंगल का निकालते हैं, किसी ट्रायंगल में। आपको याद होगा cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और थीटा एक एंगल होता है। तो cos साइन tan कोसेक सेक कॉट, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम किसी एंगल के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। तो cos जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वो किस एंगल का निकाल रहे हैं, 3x स्क्वायर। आई मीन 3x स्क्वायर हैज टू बी सम एंगल। और यहाँ पर हम देखिए क्या निकाल रहे हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एक अलग नंबर है, रियल नंबर है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos x स्क्वायर से। cos स्क्वायर x कहिए, यानी cos x का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं आप इसको।
तो अगेन x यहाँ पे एक एंगल होगा, तो किसी एंगल का कॉस निकाल रहे हैं, कोसाइन निकाल रहे हैं, फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन है जो हम गॉफ जिसे कह रहे हैं, g ऑफ एफ एक्स, और f ऑफ जी एक्स बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन है। यहाँ पे कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाइड नहीं है, जैसे यहाँ 3 मल्टीप्लाइड था कॉस स्क्वायर एक्स से, यहाँ कॉस हम निकाल रहे हैं किसका, 3x स्क्वायर का। 3x स्क्वायर एक एंगल है, उसका हम कोसाइन निकाल रहे हैं। सो दीज टू आर डिफरेंट फंक्शंस, दे आर नॉट इक्वल। So note that this is not equal to this for x equal to 0. x equal to 0 के लिए ये कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, किसी भी x के लिए इनफैक्ट ये बराबर नहीं होंगे। आप x equal to 0 पे भी चेक कर सकते हैं। cos 0 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 3 इंटू 1 भी 1 होगा। तो f g ऑफ एफ एक्स फॉर x equal to 0 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर यहाँ पर आप 0 रखते हैं, f ऑफ जी एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 0 आप निकालते हैं, जैसा कि यहाँ फॉर एक्स इक्वल टू 0 लिया गया है, तो यहाँ पे x 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 0 इज 0, cos 0 डिग्री इज 1। तो यहाँ पे f ऑफ जी एक्स की वैल्यू 1 आ रही है x इक्वल टू 0 पे, और g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 3 आ रही थी फॉर x इक्वल टू 0। दे आर नॉट इक्वल, हेंस g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। तो इन्होंने प्रूव कर दिया इसे। Now let's move to the next example, 17th example। और देखिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। Show that if f is a function, देखिए फंक्शन का डोमेन सेट ये पूरा है, एरो बीच में बना हुआ है, एरो के लेफ्ट साइड में ये डोमेन सेट होता है और इधर ये कोडोमेन सेट होता है। तो एक फंक्शन f है, कुछ शो करना है हमें, आगे देखेंगे क्या शो करना है। उस फंक्शन का डोमेन सेट दिया हुआ है, डोमेन सेट क्या है, all real numbers except 7/5, r माइनस 7/5 ब्रैकेट में लिखा गया एक सेट है, सिंगल्टन सेट बोलते हैं, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो ये एक सेट है, उस सेट में एक ही एलिमेंट है 7/5। तो डोमेन सेट f का क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7/5। 7/5 को रियल नंबर में से माइनस कर दीजिए, तो सारे नंबर्स डोमेन कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, और r माइनस 3/5 कोडोमेन सेट कंस्टिट्यूट हो रहा है। Now is defined by fx is equal to, अब ये डेफिनेशन है फंक्शन का fx का, जो ये फंक्शन है इसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया है fx का, 3x plus 4 divided by 5x minus 7। अब आप यहीं पर देख सकते हैं कि इस फंक्शन में जो डोमेन सेट है, इसमें रियल नंबर से 7/5 को क्यों एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि इस फंक्शन का अगर आप डेफिनेशन देखें, आपको याद होगा मैंने बताया था रैशनल फंक्शन px अपॉन qx नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और डोमेन सेट होता क्या है, डोमेन सेट x की पॉसिबल वैल्यूज को हम बोलते हैं यहाँ पे, और fx की पॉसिबल वैल्यूज को हम कोडोमेन सेट कहते हैं या रेंज सेट कहते हैं। तो यहाँ पे यदि आप x की वैल्यू 7/5 रखते हैं, तो 7/5 रखते ही 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के 0 होते ही ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस। तो 7/5 को इसीलिए डोमेन सेट से एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि यदि डोमेन सेट में 7/5 एलिमेंट होगा, तो उस x की वैल्यू 7/5 के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो जब हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे डोमेन से कोडोमेन में, तो 7/5 इधर रिलेट नहीं हो पाएगा, अनरिलेटेड रह जाएगा। और किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए, पहले बताया गया है। इसलिए डोमेन सेट को बहुत केयरफुली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और यहाँ से 7/5 को पहले ही एक्सक्लूड कर दिया गया है, ताकि फंक्शन डिफाइंड रहे और ये रिलेशन फंक्शन कहलाने योग्य हो। डेफिनेशन जो फंक्शन की है उसको कहीं पे भी इनवैलिड ना होने पाए। इसलिए यहाँ पे इस फंक्शन को ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि यहाँ क्यों 7/5 को एक्सक्लूड किया गया है। एंड जी एक्स, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। जी एक्स दूसरा फंक्शन जी दिया गया है,
r माइनस 3/5 इसका डोमेन है और को डोमेन है r माइनस 7/5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि f और g में डोमेन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर को डोमेन है, यहाँ जो को डोमेन था वो g के लिए डोमेन है। Now g is defined as gx is equal to 7x plus 5 divided by 5x minus 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ x की वैल्यू यदि आप 3/5 रखते हैं तो 5 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 0 होगा, इसीलिए 3/5 को यहाँ रियल नंबर में से एक्सक्लूड किया गया है डोमेन सेट को कॉन्स्टिट्यूट करते वक्त। तो ये रहा gx, दोनों ही fx और gx दोनों ही रैशनल फंक्शंस है, px by qx के फॉर्म में है। देन fx is equal to ia, f of gx sorry is equal to ia and g of fx is equal to ib, where a is equal to r minus 3/5 comma b is equal to r minus 7/5। ध्यान दीजिए a सेट कौन सा सेट है, r माइनस 3/5, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये a सेट है और b सेट क्या है, r माइनस 7/5 ये है, और यही दोनों सेट्स यहाँ भी दिख रहे हैं। तो इन दोनों सेट्स को शॉर्ट में a और b सेट से डिनोट कर दिया गया है, जो दो सेट्स आप अभी fx और gx की डेफिनेशन में देख रहे थे। नाउ ia क्या है यहाँ पर, ia of x is equal to x for all x belongs to set A, comma ib x of x is equal to x for all x belonging to B are called identity functions on sets A and B respectively। अब इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आई ए और आई बी क्या है, पहले इसे ठीक से समझेंगे। कह रहे हैं कि यदि एफ एक्स की डेफिनेशन ये है, यहां से यहां तक ये एफ एक्स की डेफिनेशन है, और जी एक्स की डेफिनेशन ये है, यहां से यहां तक है, तो आपको शो करना है, शो दैट इफ एफ एक्स दिस जी एक्स दिस देन f of gx is equal to this and g of fx is equal to ib। यानी कि ये आपको प्रूव करना है, ये वो स्टेटमेंट है जो आपको प्रूव करना है, और इस स्टेटमेंट में जो नए टर्म्स आ रहे हैं आई ए और आई बी, ये दोनों टर्म्स और ए बी आई ए आई बी, ये चार नई चीजें आपको दिख रही हैं। आई एक तो नई चीज दिख रहा है, आई ए नई चीज दिख रही है यहाँ पे, जिसका कि इस क्वेश्चन में इसके पहले कहीं जिक्र नहीं है। तो जो आपको स्टेटमेंट प्रूव करना है, शो करना है, इस स्टेटमेंट की क्लैरिटी के लिए आगे दिया गया है कि यहाँ वेयर ए क्या है, बी क्या है, आई ए क्या है और आई बी क्या है, ये चारों बातों को बता दिया गया है और इन्हें आइडेंटिटी फंक्शन का नाम दिया जा रहा है। ऑन सेट ए एंड बी, किस सेट पे, ए और बी सेट्स पे रेस्पेक्टिवली, यानी कि सेट ए पे जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो आई ए है और सेट बी पे जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो आई बी है। और डिफाइन कैसे किया गया है आई ए और आई बी को, ये भी यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पहले ध्यान से समझें आप। आई ए एक्स मतलब जैसे आप एफ एक्स लिखते हैं वैसे ही आई ए एक्स लिखा गया, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो आई ए एक फंक्शन है, जैसे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स फंक्शन होता है। तो आई ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आई ए जो होगा उस x का वो इसी x के बराबर होगा। यानी x की जगह अगर आप 2 लेते हैं तो आई ए ऑफ x क्या होगा, 2 हो जाएगा। x की जगह 3 लेते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, इक्वल टू आप देखिए x ही होगा ये। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, ध्यान रहे कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आप रखेंगे वो सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी ऑफ ए कहलाएगा, आई ए कहलाएगा। सिमिलरली आई बी ऑफ एक्स क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी है और ये भी इक्वल टू एक्स है, यानी यहाँ पे भी x की जो वैल्यू आप रखेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू x। यानी आई बी ऑफ 2 अगर आप लेते हैं तो वो इक्वल टू 2 होगा, आई बी ऑफ -2 लेते हैं तो -2 होगा यहाँ पर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बी, अब यहाँ ध्यान देना है
कि यहाँ पे जो आप x लेंगे वो सेट B से बिलोंग करना चाहिए। B सेट यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका। सिमिलरली सेट A यहाँ पे जो था ये सेट यहाँ पे दिया हुआ है A, और पीछे भी इन सेट्स की चर्चा की गई है फंक्शंस को डिफाइन करने में। तो ये तो पूरी तरह से क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, ये शो करना, ये वाला स्टेटमेंट हमें शो करना है कि f ऑफ जी एक्स आई ए के यानी कि इस फंक्शन के बराबर होगा। ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, a और b हमें ऑलरेडी पता है। तो देखिए इसे कैसे प्रूव किया गया है। सबसे पहले देखिए g ऑफ एफ एक्स निकालने की कोशिश की गई है। g ऑफ एफ एक्स यहाँ रहा और ये आई बी के बराबर आना चाहिए। यानी कि अब देखिए आई बी क्या है, ये मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो g ऑफ एफ एक्स क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। g ऑफ एफ एक्स, तो g और एफ एक्स की जगह क्या हम लिख सकते हैं, ये पूरा यहाँ देखिए एफ एक्स की डेफिनेशन ये है। तो जब g ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं तो g ऑफ एफ एक्स की जगह हम ये पूरा लिख देंगे जो एफ एक्स बराबर इसके बराबर है। तो ये चीज लिख दी गई एफ एक्स की जगह। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए अब जरा इसकी डेफिनेशन यूज करिए। जी एक्स इज इक्वल टू ये क्वांटिटी है, यानी कि अगर यहाँ पर x है तो 7 में x मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 5 में 2 मल्टीप्लाई होगा और g ऑफ x निकल आएगा। x 5 में x मल्टीप्लाई होगा, सॉरी। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं यहाँ तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा और सॉल्व करके हमें g ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से हमें अगर g ऑफ 5 निकालना हो तो यहाँ 7 इंटू 5 और यहाँ 5 इंटू 5 करेंगे, यहाँ ऊपर +4 -3 सॉल्व करके फिर हम g ऑफ 5 निकाल लेंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है, g ऑफ दिस होल क्वांटिटी, इसका g निकालना है। यानी g ऑफ जो भी क्वांटिटी यहाँ है 7 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 5 से, यही काम यहाँ किया गया है। आप देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई दिस होल थिंग +4, ये +4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस होल थिंग, x की जगह ये है, पूरा का पूरा यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया -3। और अब इसे सिंप्लीफाई किया गया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, x मिल रही है। 41 41 कैंसिल हो जाएगा, x आ गया। तो आप देख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स x के बराबर आ गया। तो g ऑफ एफ एक्स आई बी कब होगा, आई बी ऑफ x भी x के बराबर है और g ऑफ एफ एक्स भी x के बराबर आ गया। आप देख सकते हैं यानी ये आई बी के बराबर आ गया है। आई बी, अब ध्यान देने वाली बात है कि ये आई बी के बराबर कब होगा, g ऑफ एफ एक्स x तो आ गया, आई बी भी x के बराबर है। क्या ये x उन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेट B से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये होना जरूरी है तभी ये आई बी के बराबर होगा। तो आप देखें कि ये सेट x किस सेट से बिलोंग कर रहा है। आप यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पे ये x आया कहाँ से था इस टर्म में, ये x कहाँ से आया है, देखिए ये x क्या है, ये स्टेटमेंट fx के लिए है। fx में ये x क्या है, ध्यान दीजिए, वही x यहाँ पर अपीयर हो रहा है फाइनली सॉल्व होके ये पूरे प्रोसेस में। तो ये x था क्या, जरा देखिए, ये x fx का डोमेन सेट का एलिमेंट था। fx का डोमेन सेट का एलिमेंट आप देखिए क्या है, ये है r-7/5। r-7/5 b है, सेट b इसी का तो नाम दिया गया है यहाँ। तो ये आई बी हो गया कि नहीं हो गया, ये सारे x वही x हैं जो b से बिलोंग कर रहे हैं। तो g ऑफ एफ एक्स आई बी के बराबर हो गया, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x, और जहाँ पे x क्या है, सेट b के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आई बी के बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आई बी। तो ये प्रूफ होता है यहाँ पे कि g ऑफ एफ एक्स कैसे आई बी के बराबर है। इसी प्रकार से f ऑफ g को आई ए के बराबर प्रूव करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग। किया गया है यहाँ पर f ऑफ जी एक्स, तो f ऑफ जी एक्स निकालने के लिए अब देखिए क्या है, f ऑफ जी एक्स है तो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी गई है। जी एक्स की डेफिनेशन आप देख सकते हैं ऊपर दिया गया है, 7x + 4 बाई 5x - 3, तो 7x + 4 बाई 5x - 3 पुट कर दिया गया। अब f ऑफ एनीथिंग इज व्हाट, इज इक्वल टू f की डेफिनेशन यूज करेंगे। f ऑफ x था, x की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, 7x + 4 बाई 5x - 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए यहाँ डेफिनेशन, 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस क्वांटिटी प्लस 4/5 में मल्टीप्लाई करके, यही काम यहाँ किया गया है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से x आ रहा है। अब ध्यान देंगे, सॉरी ये है,
एफ ऑफ जी एक्स वाला स्टेटमेंट। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली एक्स आ रहा है, और ये एक्स अब ए से बिलोंग करेगा तभी एफ ऑफ जी एक्स आई ए के बराबर होगा। तो ये एक्स कौन से एलिमेंट से, आप ध्यान दीजिए, ये एक्स कहाँ से आया है हमारा सिंप्लीफाई करके, पीछे आप जाके देखिए ये एक्स यहाँ पर है, यही वाला एक्स यहाँ अपीयर हो रहा है। तो ये एक्स था क्या, अगर हम ध्यान दें तो ये x आप किसकी डेफिनेशन से लिए हैं, या आप gx से लिए हैं। तो gx की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये x जो है वो यही वाला x है, और ये x g के डोमेन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी r माइनस 3/5, यानी कि सेट a r माइनस 3/5। तो निश्चित रूप से ये i a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये f ऑफ gx इज इक्वल टू i a आएगा, बिकॉज हियर द x इज बिलोंगिंग टू सेट a। तो इस पूरे डिस्कशन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, यही बात यहाँ लिखी गई है, फाइनली आंसर को लिखा गया है स्टेटमेंट के फॉर्म में। thus g of fx is equal to x for all x belonging to b, and f of gx is equal to x for all x belonging to a, which implies that g of f is equal to ib and f of g is equal to ia। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि g of fx x के बराबर है उन सभी x के लिए जो सेट b से बिलोंग कर रहे हैं, और f ऑफ जी एक्स एक्स के बराबर है उन सभी x के लिए जो सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि g ऑफ f आई बी है के बराबर है, और f ऑफ g आई ए के बराबर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। इसके आगे अभी कई एग्जाम्पल्स हैं, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम लोग 19th एग्जाम्पल, अगले वीडियो में हम लोग 19th एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे 19, 20 सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।